Welcome back, students, in my YouTube channel. We are studying the chapter 5, India's foreign trade before and after independence. It is the second part of this chapter. In this part, we will study about composition of foreign trade and direction of composition trade, then inward looking policy and their significance and the major characteristics. So let's start today's study. Composition of foreign trade. Composition of trade refer to the item of export and import. अपने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में जो भी आइटम शामिल होते हैं उन्हीं को कंपोजिशन बोला जाता है। अब इंडिपेंडेंस से पहले और बाद में इस कंपोजिशन में काफ़ी चेंजेस आए। आपने पढ़ा है कि इंडिपेंडेंट के टाइम पे हम लोग रॉ मटेरियल को, प्राइमरी गुड्स को ज़्यादा एक्सपोर्ट किया करते थे और वो जो ट्रेड था और रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन था, सिर्फ अदर कंट्रीज से हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होता था। तो एक्सपोर्ट में तो हमारा रॉ मटेरियल ज़्यादातर था और इंपोर्ट में फिनिश गुड्स शामिल होती थी। बट क्या चेंजेस आए आफ्टर इंडिपेंडेंट ये भी देखते हैं। तो कंपोजिशन ऑफ ट्रेड रेफर टू द आइटम ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट after independence. There has been substantial change in the composition of India's foreign trade. Following observation highlight the principal changes with regard to export and import item of India's foreign trade. तो इसमें काफ़ी चेंजेस आए। बॉक्स में देख लेते हैं व्हाट इज कंपोजिशन ऑफ ट्रेड। द कंपोजिशन ऑफ ट्रेड रेफर टू द टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वी एक्सपोर्ट इंपोर्ट। मतलब किस तरीके की चीज़ों को हम एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, यही जो फॉरेन ट्रेड का कंपोजिशन होता है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट अपने पास आता है डिक्लाइन इन द परसेंटेज शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट। भी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट था तो उसके शेयर में डिक्लाइन हुआ आफ्टर इंडिपेंडेंट। अब इंडिपेंडेंस से पहले तो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट थे एज अ रॉ मटेरियल ज़्यादातर वही एक्सपोर्ट होते थे। देयर हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन द परसेंटेज शेयर ऑफ एग्रीकल्चर आइटम इन टोटल एक्सपोर्ट। इट हैपेंड ओइंग टू द फैक्ट, ऐसा दो फैक्ट से हुआ। फर्स्ट, दैट इंडिया स्टार्टेड यूजिंग इट्स फार्म प्रोडक्ट एज अ रॉ मटेरियल फॉर इट्स डोमेस्टिक इंडस्ट्री। पहला तो इंडिया ने अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए फार्म प्रोडक्ट का इस्तेमाल चालू कर दिया, क्योंकि यहाँ भी सेकंड 5 ईयर प्लान जब इंडस्ट्रियल रेजोल्यूशन को लेके आया, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री सेटअप हुई, तो हमारा जो फार्म प्रोडक्ट था एज अ रॉ मटेरियल डोमेस्टिक इंडस्ट्री में काम आने लगा, तो इनका एक्सपोर्ट कम होने लगा। सेकंड था दैट अ सब्सटेंशियल राइज इन इंडियाज पॉपुलेशन। अब ये भी एक पॉइंट था विचित्र कि इंडिया की पॉपुलेशन तेजी से बढ़ने लगी, तो हमारा जो फार्म प्रोडक्ट था वो डोमेस्टिक पर्पज से ही यूज होने लगा। अब हमारे पास इतना सरप्लस नहीं था कि हम उसको एक्सपोर्ट कर पाए। दिस इज अनदर रीजन फॉर द डिक्लाइन इन द परसेंटेज शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट का। तो ये दो पॉइंट अपने पास मेजर रहे। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है डिक्लाइन इन द परसेंटेज शेयर ऑफ कन्वेक्शनल आइटम। अब इंडिपेंडेंट से पहले ये इंडिपेंडेंट के टाइम कुछ कन्वेक्शनल आइटम थे जो इंडिया से मेजर एक्सपोर्ट किए जाते थे, उसके शेयर में भी डिक्लाइन हुआ, कमी आई। कन्वेक्शनल आइटम ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट इंक्लूड, इसमें आपके पास जूट था, टी था, फूड ग्रेन, मिनरल्स। दीज आइटम कॉन्स्टिट्यूट अ बल्क ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट। ये इंडिया के एक्सपोर्ट का एक बड़ा हिस्सा थे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। But with planned development program in the place, domestic demand for conventional item has tended to rise. तो जो प्लान डेवलपमेंट 5 ईयर प्लान अडॉप्ट किया गया आफ्टर इंडिपेंडेंस, उससे ये जो कन्वेक्शनल आइटम थे इनकी डिमांड हमारे डोमेस्टिक मार्केट में ज़्यादा होने लगी, और ड्यू टू दिस जो इनका परसेंटेज शेयर था एक्सपोर्ट में वो कम होने लगा। नंबर थर्ड पॉइंट आता है इंक्रीज इन परसेंटेज शेयर ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स। ये एक इंपॉर्टेंट साइन था हमारी इकोनॉमी के लिए कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारे कंट्री में होने लगा तो इससे रिलेटेड जो एक्सपोर्ट गुड सर्विसेज थी उनमें इजाफा होने लगा, बढ़ोतरी होने लगी। इंक्रीज इन द परसेंटेज शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड। परसेंटेज शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स इन टोटल एक्सपोर्ट है टेंडेड टू राइज। प्रेजेंटली जेम्स एंड प्रीसियस मेटल, मशीनरी एंड व्हीकल्स आर द नोटेबल एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया। तो इंडिया के नोटेबल जो एक्सपोर्ट है उनमें आजकल क्या चीज़ें शामिल है? प्रीसियस मेटल, मशीनरी, व्हीकल। ये क्या शो करते हैं कि इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन या मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री थी, जो प्लान किया गया 5 ईयर प्लान, अब उसके रिजल्ट आने लगे।
This point to fact that plant development program launched after independent have started yielding result कि उसका फल हमें मिलने लगा। तो ये तीन तरीके के मेजर कंपोजिशन में चेंजेस आए। दीज चेंजेस इन कंपोजिशन ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड सजेस्ट दैट इंडिया इज नो लॉन्गर स्टेटिक और बैकवर्ड इकोनॉमी। अब इससे पता चला कि आफ्टर इंडिपेंडेंट इंडियन इकोनॉमी, जो कि इंडिपेंडेंट के टाइम बैकवर्ड और स्टेटिक इकोनॉमी थी, अब वो ऐसी नहीं रहेगी। दैट द इंडियन इकोनॉमी इज नो लॉन्गर मियरली एन एग्रेरियन इकोनॉमी, नहीं हमारी इकोनॉमी ओनली एग्रीकल्चर पे डिपेंड रहेगी। इट इज शोइंग सिग्निफिकेंट साइन ऑफ स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम प्रीडोमिनेंस ऑफ प्राइमरी सेक्टर टू दैट ऑफ सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर, कि अब ये सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर तक आगे डेवलप्ड करेगी। अब अपने पास बॉक्स में आता है व्हाट इज एग्रेरियन इकोनॉमी। एग्रेरियन इकोनॉमी क्या होता है? देखो, एन एग्रेरियन इकोनॉमी इज दैट टाइप ऑफ इकोनॉमी विच डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर इंक्लूडिंग लाइव स्टॉक, फार्म और क्रॉप प्रोडक्शन। मतलब ऐसी इकोनॉमी जो एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन पे, फार्म प्रोडक्शन पे डिपेंड हो, या फार्मिंग के साथ लाइव स्टॉक मतलब जो जानवरों को पालना, उनका दूध बेचना, ये जो किसान लोग करते हैं इन्हीं पे डिपेंड रहे। सेकेंड है, इट इज दैट फॉर्म ऑफ द इकोनॉमी वेयर मेजर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज द एग्रीकल्चर लैंड। ऐसी इकोनॉमी जहां पे प्रोडक्शन का मेजर फैक्टर एग्रीकल्चर लैंड हो, तो ये एग्रेरियन इकोनॉमी होगी। नाउ डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड। अब जो डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड था, इट मींस कि इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड था किन कंट्रीज के साथ ज्यादा इंडिपेंडेंस से पहले था और बाद में क्या चेंजेस आए। फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन प्रेजेंट अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड सिंस 1951। इसमें जो कुछ पॉइंट थे चेंजेस के, इनको स्टडी करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, सिंस 1951 डायरेक्शन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड हैज also undergone a substantial change. List of our trading partners has tended to expand over time. जो हमारे ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उनकी लिस्ट बढ़ने लगी। अब इंडिपेंडेंट के टाइम तो हमारा ट्रेडिंग पार्टनर मेजर क्या था? वो ब्रिटेन था, क्योंकि आवर फॉरेन ट्रेड रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन ओनली ड्यू टू द मोनोपोली ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया। लिस्ट ऑफ आवर ट्रेडिंग पार्टनर हैज टेंडेड टू एक्सपेंड। अब ये ट्रेडिंग पार्टनर की लिस्ट बढ़ने लगी, विच पॉइंट्स टू अवर स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड इन द इंटरनेशनल मार्केट। और इससे पता चलता है कि इंडिया ने आफ्टर इंडिपेंडेंट किस तरीके से इंटरनेशनल जो ट्रेड मार्केट था उसमें अपने कदम मजबूती से जमाए। यहाँ बॉक्स को ले लेते हैं, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ट्रेड। तो डायरेक्शन ऑफ ट्रेड रेफर टू द कंट्रीज टू विच कंट्री एक्सपोर्ट इट्स गुड्स एंड सर्विसेज एंड द कंट्रीज फ्रॉम विच इम्पोर्ट। तो डायरेक्शन में होता है भी किन किन कंट्री से हम इंपोर्ट कर रहे हैं किन चीज़ों का या सर्विसेज का, और हमारी जो गुड्स और सर्विसेज है उसको हम किन किन कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं। अब इसका सेकंड पॉइंट आता है प्रेजेंटली आवर मेजर ट्रेडिंग पार्टनर। प्रेजेंट टाइम पे हमारे जो मेजर ट्रेडिंग पार्टनर है उनकी लिस्ट है यूएई, चाइना, यूएसए, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, ईरान, हांगकांग, कोरिया, Indonesia, UK, Japan, Belgium. This is in sharp contrast to pre-1951 scenario when our international trade was confined largely to मतलब restricted to UK और USA and Commonwealth countries. तो इंडिपेंडेंस से पहले तो कॉमनवेल्थ कंट्रीज यूके और यूएसए तक रिस्ट्रिक्टेड था। इसमें भी मेजर पार्ट तो यूके जो ब्रिटेन था यहीं तक होता था। पॉइंट नंबर थर्ड, a notable feature of the directional partner of India's foreign trade is that in the recent year UAE has emerged as our leading trading partner. तो पिछले कुछ सालों में UAE हमारा एक लीडिंग ट्रेडिंग पार्टनर बन के सामने आया है। USA which was our leading partner till 2007-8 2007-8 तक USA हमारा लीडिंग ट्रेडिंग पार्टनर रहा। कंट्रीज टू रिमेन सो फॉलोड बाय यूएई एंड चाइना, और 2007 में नंबर 1 यूएसए था, फिर यूएई और चाइना, बट अब यूएई हमारा लीडिंग ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है। पॉइंट नंबर 4, यूएसए शेयर इन इंडियाज एक्सपोर्ट ड्यूरिंग 1819 वाज रिकॉर्डेड 15.9 while that of UAE 9.1। तो मतलब अगर परसेंटेज के बेस पे देखेंगे तो 18-19 में यूएसए 15.9% के साथ नंबर 1 पे है,
फिर सेकंड यूएई 9.1%. Likewise, China share in India's export was recorded to be 5.1%. और चाइना का ये जो रिकॉर्ड हुआ 5.1%. आप एक्सपोर्ट के मामले में हमारे इस डायग्राम, पाई डायग्राम को देख सकते हैं. यूएसए जो लीडिंग है यहाँ पे 15.9% के साथ, यूएई 9.1% के साथ है, चाइना 5.1% और अदर 69.9% है. तो आप पाई डायग्राम बना के देखें, प्रैक्टिस करें, डेटा को मेमोराइज करने की कोशिश करें, बिकॉज दीज डेटाज आर रियल डेकोरेशन ऑफ योर आंसर इन इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. तो विदाउट डेटा हिस्ट्री की तरह पैराग्राफ लिखने से नहीं चलेगा. यू हैव टू मेंशन द डेटा. फिफ्थ पॉइंट आता है अपने पास, एज फार एज इंडियाज इंपोर्ट इज कंसर्न. जहां तक इंडिया के इंपोर्ट का कंसर्न है, चाइना हैज ऑक्यूपाइड फर्स्ट पोजीशन. तो इंपोर्ट में इंडिया, चाइना का नंबर 1 है. एक्सपोर्ट में यूएसए नंबर 1 था 15.7, जो अभी अबाव आपने पाई डायग्राम में देखा. मैं दिखा देता हूँ इसको, अब आप दोनों देख पा रहे होंगे. सेकंड जो पाई डायग्राम है, इसमें चाइना नंबर 1 पे इंपोर्ट में. सेकंड जो इंपोर्ट में यूएसए आता है, देन सऊदी अरेबिया विथ 5.6%, स्विट्जरलैंड विथ 3.5%, देन अदर 70.3%. तो ये आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का पाई डायग्राम और इनके डेटाज हुए. नंबर 6 पॉइंट, Saudi Arabia has also emerged as our significant trading partner, recording about 4% share in India's foreign trade between 2010-11 and 18-19. तो यहाँ सऊदी अरेबिया का 4% शेयर रहा इंडिया के फॉरेन ट्रेड में बिटवीन 2010-11 एंड 18-19. तो ये भी आपको नोट रखना है. Number 7 point, it is interesting to note that in the wake of globalization and free trade, और जब से फ्री ट्रेड का जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हमने मेंबर कंट्रीज को कहा है टू रिमूव द बैरियर्स एंड रिस्ट्रिक्शंस बिफोर फॉरेन ट्रेड, फिर ग्लोबलाइजेशन चालू हुआ. चाइनीज गुड्स हैव डोमिनेटेड द इंडियन मार्केट मच मोर देन इंडियन गुड इन चाइनीज मार्केट. तो इस फ्रीडम के बाद चाइनीज गुड्स ने इंडियन मार्केट में काफ़ी डोमिनेंस किया है, अपना कंट्रोल किया है, और इंडियन गुड्स चाइनीज मार्केट में अपना डोमिनेंस या मेजर रोल नहीं दिखा पाई हैं. कॉन्सिक्वेंटली आवर इम्पोर्ट फ्रॉम चाइना हैव राइजन. तो इन चाइना से हमारे इम्पोर्ट तो बढ़ते गए, मच मोर देन आवर एक्सपोर्ट. एक्सपोर्ट उस क्वांटिटी में नहीं बढ़ पाए टू चाइना. सो दैट चाइना हैज सक्सेस मच मोर देन इंडिया इन हैरेसनिंग द गेन्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. और एक्चुअली में चाइना को सफलता मिल गई इंडियन जैसे मार्केट से अपना प्रॉफिट कमाने के लिए, बिकॉज क्योंकि ह्यूज जो इंपोर्ट है इंडिया में चाइना से होने लगे. हर चीज़, मोबाइल, घड़ी, कैलकुलेटर, ये सारी चीज़ें मेड इन चाइना आने लगी हैं हमारे कंट्री में. तो दीज आर द 7 पॉइंट्स जो आपको क्या चीज़ शो करते थे, डायरेक्शनल चेंज, जो हमारे फॉरेन ट्रेड के डायरेक्शन में जो चेंज हुआ. नाउ अब हम पढ़ेंगे कि जो 1991 के बाद जिसको कि ईयर ऑफ डिवाइड बोला जाता है, ये क्यों बोला जाता है. नाउ स्टूडेंट्स, 1991 है ईयर ऑफ डिवाइड. वाई इट इज कॉल्ड सो. भी 1991 को आप ईयर ऑफ डिवाइड के रूप में जो जानते हैं, ऐसा क्यों है. तो रीज़न भी कुछ तो रीज़न रहा होगा. अब यहाँ पे क्या था, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म है, वो मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म जो थे गवर्नमेंट ने इनिशिएट किए, दैट इज़ वाई दिस ईयर इज़ नोन एज द ईयर ऑफ डिवाइड. तो ये ग्रेट डिवाइड भी इसको बोला जाता है, क्योंकि टोटल जो हमारी पॉलिसी थी इंडिया की, वो स्ट्रेटेजी को यहाँ बदल दिया गया है. एंड इंडियन गवर्नमेंट एडेप्टेड एलपीजी पॉलिसी. आपने रिसेंटली प्रीवियस क्लासेस 9-10th इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा. एलपीजी जो अपने पास पॉलिसी था, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ. एलपीजी, एल फॉर लिबरलाइजेशन, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन, जी फॉर ग्लोबलाइजेशन. तो इस पॉलिसी में जो मेजर चेंजेस आए, ड्यू टू दिस इट इज़ कॉल्ड ईयर ऑफ डिवाइड. ग्रेट डिवाइड जो था ये था. अभी तक जो हमने पढ़ा था, जो डायरेक्शन जो चेंज किया इंपोर्ट एक्सपोर्ट फॉरेन ट्रेड का, और अब कंपोजिशन चेंजेस. अब इसको पढ़ते हैं. Study of the behavior of India's foreign trade bring out a significant point that the volume of trade has tended to gain
मोमेंटम ओनली आफ्टर 1990 के बाद हमारे जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में एक बहुत ज़्यादा गेन हुआ कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट अचानक बढ़ने लगे। आपने एक टेबल जो था वो ऊपर देखा था, एक बार मैं वो टेबल आपको चैप्टर का दोबारा दिखा देता हूँ यहाँ पे, जो कल फर्स्ट पार्ट में आपने देखा था। दिस इज़ द टेबल, ये वो टेबल है जहां आप देख पाएंगे कि जो आपका 1990 था ये वाला जो ईयर, यहाँ से आप अचानक देखेंगे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कितने शार्पली बढ़ने लगे। तो ये वो ईयर था जो ग्रेट डिवाइड था। 1991 के बाद जो मेजर चेंजेस गवर्नमेंट ने किए, जो एलपीजी पॉलिसी अडॉप्ट की, तो कितना डिफरेंस आ रहा है आप इसको देख सकते हैं। तो डेटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप इस टेबल को ऑब्जर्व करें, बार बार लर्न करने की कोशिश करें, रटना नहीं है, एक बार लर्न करें, कहीं लिखें। सो कम टू द पॉइंट, वापस पॉइंट पे आते हैं हमारे पास। तो 90 के बाद ये जो काफ़ी चेंजेस हम देखने को मिले, तो वाई इट इज़ बिकॉज, ऐसा क्यों हुआ, पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1 है, फर्स्ट है टिल 1990 वी वर रीलिंग ऑन द डिफरेंट ट्रेड स्ट्रेटेजी। 1990 तक तो हम अलग ट्रेड स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे थे। सेकंड, वी वर रिलाइंग ऑन इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी, जो हमारी मेन स्ट्रेटेजी थी वो इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी थी, विच फेल्ड टू यील्ड द डिजायर्ड रिजल्ट, जिससे कि हमको जो डिजायर्ड रिजल्ट थे, जो आउटपुट थे, वो नहीं मिल रहे थे। थर्ड, इट वॉज ओनली इन 1991 दैट वी शिफ्टेड टू द स्ट्रेटेजी ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन, और 1991 के बाद हमने जो एक्सपोर्ट के प्रमोशन पे काम करना चालू किया। 91 से पहले हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे काम करते थे, अब एक्सपोर्ट प्रमोशन पे काम चालू हुआ अंडर द इकोनॉमिक रिफॉर्म या एलपीजी पॉलिसी हम बोल रहे हैं, विच ट्रिगर्ड राइज इन आवर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। इससे हमारे इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में सडन जो था इंक्रीज हुआ। नाउ नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी। जो इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी थी, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटेजी, जो 1991 से पहले थी, इसके कुछ जो की फीचर्स हैं इसको स्टडी करते हैं। इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी रेफर टू द पॉलिसी ऑन रिलायंस ऑन इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन एंड प्रोटेक्शन टू द डोमेस्टिक इंडस्ट्री। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। तो अंडर दिस पॉलिसी जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी, इसको प्रोटेक्शन दिया गया था। इम्पोर्ट और द डोमेस्टिक इंडस्ट्री थ्रू इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शन एंड इम्पोर्ट ड्यूटीज इन द एरिया ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को भी प्रोटेक्ट किया गया था। हैवी टैक्सेस लगा के जो भी इंपोर्ट होता था उस पर। नोट दीज पॉइंट्स केयरफुली। तो यहाँ जो ऑब्जर्व करने वाले जो पॉइंट्स हैं वो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इम्प्लाइड डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स। अब इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या था, प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स विच द इकोनॉमी हैज़ बीन इम्पोर्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब जिन चीज़ों का हमें दूसरे देशों से इंपोर्ट करना पड़ता था, अब उन चीज़ों को हमारे कंट्री में ही प्रोड्यूस किया जाएगा। दिस इज कॉल्ड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। दिस इज द स्ट्रेटेजी टू सेव फॉरेन एक्सचेंज बाय रिस्ट्रिक्टिंग द वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट। मतलब जो इंपोर्ट का जो वॉल्यूम था उसको कम करके फॉरेन एक्सचेंज को सेव करने का स्ट्रेटेजी था बिफोर 1991। नंबर सेकंड, फॉरेन एक्सचेंज बी एक्सट्रीमली स्कार्स was to be utilized for development import, referring to the import of such plant and machinery which is essential for growth and development। और वो जो फॉरेन एक्सचेंज बचता था, उस फॉरेन एक्सचेंज का इस्तेमाल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि सिर्फ उन बड़ी मशीनरीज, हैवी मशीनरी, टेक्नोलॉजी के इंपोर्ट में किया जाएगा जो कि अदर हमारे कंट्री में प्रोड्यूस नहीं हो सकती हैं या फिर अदर चीज़ों के प्रोडक्शन में हेल्पफुल होंगी। रेफरिंग तो ये अपने पास कंप्लीट हो जाता है। डेवलपमेंट इंपोर्ट्स, इंपोर्ट ऑफ सच प्लांट एंड मशीनरी विच इज़ एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बट कैन नॉट बी प्रोड्यूस डोमेस्टिकली, जो हमारे डोमेस्टिक इकोनॉमी में प्रोडक्शन उनका पॉसिबल नहीं है, ओइंग टू द लैक ऑफ टेक्नोलॉजी और द लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, या तो टेक्नोलॉजी की कमी से या इन्वेस्टमेंट की कमी से। थर्ड पॉइंट आता है, बाय अडॉप्टिंग इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी द गवर्नमेंट प्रीफर्ड टू इकोनोमाइज द यूज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। और गवर्नमेंट ने फॉरेन एक्सचेंज को इकोनोमाइज किया, सही तरीके से खर्च करने की कोशिश की। अब जैसे कई बार होता है ना, अगर हमारे फैमिली की इनकम इतना नहीं है तो हम भी कई चीज़ों को
बाहर मार्केट से लाना बंद कर देते हैं, घर पे प्रोड्यूस करना चालू करते हैं, भी वो सस्ती बनेंगी और इनकम ज़्यादा कम है तो हम मजबूरी में ही आवश्यकता की चीज़ें मार्केट से लाते हैं। ये सेम ऐसा था। By adopting inward-looking trade strategy, the government preferred to economize the use of foreign exchange rather than maximize the generation of foreign exchange. तो बस यही एक गड़बड़ हुई कि गवर्नमेंट ने फॉरेन एक्सचेंज को ज़्यादा कमाने के बारे में नहीं सोचा, उसको सेव करने के बारे में सोचा। दैट इज़ वाई 1991 के बाद ये पॉलिसी का पूरा स्ट्रेटजी बदलना पड़ा और हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी 1991 के बाद काफ़ी बढ़ने लगा। Point number 4, also the government wanted to protect the domestic industry from international competition. और जो इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी थी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, वहाँ फॉरेन कंपटीशन से भी इंडियन इकोनॉमी, इंडियन डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचाने की कोशिश की गई। तो ये इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी के कुछ मेजर पॉइंट थे। यहाँ अपने पास एक बॉक्स है, इसको कवर कर लेते हैं। फॉर्म ऑफ द प्रोटेक्शन, अब जो प्रोटेक्शन दिया गया डोमेस्टिक इंडस्ट्री को, ये किस तरीके से दिया गया। प्रोटेक्शन फ्रॉम इंपोर्ट टू टू फॉर्म्स। पहला था टैरिफ। अ टैरिफ इज अ ड्यूटी ऑन द इंपोर्ट कमोडिटी, इट इज डायरेक्टली इंक्रीज द प्राइस ऑफ इंपोर्ट। तो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, समझा ऐसे ही देता हूँ, पढ़ तो आप भी लेंगे इसमें, कि इंपोर्ट जब भी किया जाता था दूसरे देशों से तो उस पर गवर्नमेंट इतना टैरिफ या टैक्स, इंपोर्ट ड्यूटी लगा देता था कि उस टैक्स को देने के बाद वो प्रोडक्ट हमारे डोमेस्टिक जो इकोनॉमी थी, डोमेस्टिक मार्केट में डोमेस्टिक कंपनी के प्रोडक्ट से काफ़ी महंगा हो जाता था। तो वहाँ कंपटीशन ख़त्म हो जाता था। जैसे आजकल चाइनीज़ चीज़ें, मोबाइल बहुत सस्ता आ रहा है इंडियन मार्केट में, अगर गवर्नमेंट कहीं इन पे इतना टैक्स लगा दे कि ये चाइनीज़ मोबाइल बहुत महंगे हो जाए हमारे देश में, तो अदर कंपनीज आराम से अपना प्रोडक्ट बेच सकती हैं, इंडियन कंपनी। बट यहाँ टैरिफ कम लगाए गए हैं, तो यहाँ जो सस्ती चीज़ें जब इंडियन मार्केट में आ जाएंगी तो वो बिकने लगती हैं और हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो है वहाँ उनको प्रोटेक्शन ख़त्म होता। तो नंबर सेकंड है क्वेटास। क्वेटास का मतलब है कि जो इंपोर्ट में क्वांटिटी कितनी इंपोर्ट होगी, वहाँ भी रिस्ट्रिक्शन, बैरियर लगाए गवर्नमेंट ने अंडर इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी, कि अगर आपको इंपोर्ट करना है तो इसकी क्वांटिटी पे लिमिट लगा दिया गया। दिस इज कॉल्ड क्वेटा रिस्ट्रिक्शन। तो अंडर दिस द गवर्नमेंट फिक्स द क्वेटा ऑफ इंपोर्ट ऑफ डिफरेंट गुड्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। तो अलग अलग कंट्रीज से किस क्वेटा में कितनी चीज़ों को इंपोर्ट करना है ये भी गवर्नमेंट ने यहाँ फिक्स कर दिया। तो दीज आर द टू वेज, एक तो टैरिफ और एक क्वेटा। ये रिस्ट्रिक्शन लगा के प्रोटेक्शन अंडर जो था इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी में डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को दिया गया। नाउ कम टू द बॉक्स इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एंड इंपोर्ट प्रमोशन स्ट्रेटजी। ये क्या थी, इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ऊपर पढ़ लिया है। फर्स्ट जो अपने पास आता है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, इट इज़ अ स्ट्रेटजी टू सेव फॉरेन एक्सचेंज बाय इनकरेजिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ सच गुड्स विच द कंट्री हैज़ बीन इम्पोर्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब जिन चीज़ों को हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से इम्पोर्ट कर रहे थे, अब डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रमोट किया गया कि आप उन चीज़ों को, उन गुड्स और सर्विसेज को हमारे कंट्री में प्रोड्यूस करें। तो ये सिंपल है। दूसरा, कॉन्ट्रेरी टू इट्स एक्सपोर्ट प्रमोशन इज द स्ट्रेटजी टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज बाय प्रमोटिंग डोमेस्टिक एक्सपोर्ट एंड मेकिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिव विद द इंटरनेशनल मार्केट। और ये तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड, एक्सपोर्ट प्रमोशन का मतलब है कि इन ऑर्डर टू अर्न मोर फॉरेन एक्सचेंज, और हमारी जो भी कंपनीज हैं उसके प्रोडक्ट को कंपटीशन में लाना इंटरनेशनल मार्केट के, ताकि हम भी हमारे जो ये चीज़ें इनको इंटरनेशनल मार्केट में सप्लाई कर पाए। तो ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन और एक्सपोर्ट प्रमोशन हो गया।